जय हिंद। मेरा नाम है विभू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एडुप्रेटर के इस यूट्यूब चैनल पे। ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो आईएएस, सीएपीएफ, सीडीएस, एफकेट, एसएससी या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये जो करंट अफेयर की क्लासेस है, इसमें हम लोग द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वीकली, द इंडियन एक्सप्रेस, सिविल सर्विसेज टाइम और वर्ड फोकस जैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट सोर्सेज होते हैं जहाँ से सारे एस्पिरेंट पढ़ते हैं, वहाँ का कंटेंट आप लोगों को ईजी लैंग्वेज में समझाते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे इन सारी जगह पे यूज़ करते हैं तो आप इन सब जगह पे जाके हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं। अगर बात करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम की, तो यहाँ पे हम लोग इन्फोग्राफ अपलोड करते हैं जो कि आपको रिवीजन करने में किसी टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप जाके हम लोगों को इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। और नेक्स्ट चीज़ जो है ये है कि अगर आपको जो है इम्पॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए और उसके साथ साथ अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो आप जाके हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम और बाकी के सारे सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला करंट अफेयर। पहला करंट अफेयर क्या है कि जो अटल टनल है इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह दे दी गई है। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग समझते हैं ये अटल टनल क्या है और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड क्या है। तो अटल टनल जो है एक हिमाचल प्रदेश में एक हाईवे है, उस पर एक टनल बनाया गया है, उसी का नाम पड़ा है अटल टनल। आप लोग अटल टनल की एक बार इमेज देख लीजिए। कुछ ऐसा टनल जैसा हाईवे बना हुआ है, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। इस हिमाचल प्रदेश में एक टनल जैसा हाईवे बना हुआ है जिसको बीजेपी की गवर्नमेंट ने बनवाई थी। इसी टनल का नाम रखा गया है अटल टनल। अब ये जो अटल टनल है ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जो हम लोगों के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिसको हर कोई जानता होगा, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है इंडिया की राजनीति में। तो अटल जी के ही नाम पे इस टनल का नाम, इस हाईवे का नाम अटल टनल रखा गया है। इस अटल टनल को एक बुक में जगह दे दी गई है, उस बुक का नाम है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। ये बुक क्या है? ये जो बुक है इसमें जो भी कोई नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को इस बुक में नोट किया जाता है। तो अटल टनल जो है इसका भी, जो हिमाचल प्रदेश में अटल टनल बनी है, इसका भी नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नोट कर लिया गया है। अब अटल टनल का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में क्यों नोट किया गया है? तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो अटल टनल है, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। पूरे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। कौन सा? अपने इंडिया में है, जिसका नाम है अटल टनल। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ है ना। तो जो अटल टनल है इसका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में रख लिया गया है। क्यों? क्योंकि जो अटल टनल है ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। ठीक है, इस वजह से इसका नाम जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में रखा गया है। अब अटल टनल के बारे में हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है और पता होनी चाहिए। जैसे ये जो अटल टनल आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहली चीज जो ये है कि इस अटल टनल को बनाने का काम किया है बीआरओ ने। बीआरओ क्या होता है? बीआरओ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉर्डर के आसपास की रोड को बनाती है। जितनी भी ऐसी रोड हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हैं, उन सारे रोडों की देखभाल करना, उसको मेंटेन करना और बनाने का काम एक ऑर्गेनाइजेशन का है जिसका नाम है बीआरओ। ये बेसिकली आर्मी की ही एक विंग है, इसमें आर्मी के ही एम्प्लॉय रहते हैं और आर्मी के अंडर में जो इंटरनेशनल बॉर्डर रहता है उसके आसपास की हाईवे बनती है सिक्योरिटी रीजन के वजह से। तो जो ये अटल टनल है हिमाचल प्रदेश में, इसको भी बनाने का काम किया है बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। इसकी टोटल लेंथ जो है वो हम आपको बता ही चुके हैं। टोटल लेंथ इसकी 9.02 किलोमीटर है। टोटल लेंथ इसकी कितनी है? 9.02 किलोमीटर। अब देखिए, इस अटल टनल को बनाने के ना बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, उन सारे फायदों को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं। देखिए, सबसे पहला फायदा जो है अटल टनल बनाने का ना, वो ये है कि इस अटल टनल के बनाने से पूरे साल भर कनेक्टिविटी रहती है। देखिए, हम लोगों को मालूम है, अगर हम लोग बात करें लद्दाख की, मनाली की, ठीक है, तो ये सारी ऐसी जगह है जहां पे ठंडी के टाइम पे स्नोफॉल होने लगता है। ठीक है, ये सारी ऐसी जगह जहां पे ठंडी के टाइम पे स्नोफॉल होने लगता है। अब जब भी
ठंडी का टाइम आता है और बर्फ गिरना शुरू होती है, तो लद्दाख की बात कर लीजिए, मनाली की बात कर लीजिए, ठीक है, या रोहतांग पास की बात कर लीजिए, इन सारी जगहों पे बर्फ के वजह से ये सारी जगह मेन स्ट्रीम से थोड़ी सी कट जाती है। यानी ये सारी जगह क्या हो जाती हैं, इन सारी जगह की कनेक्टिविटी बाहर की दुनिया से कट जाती है स्नोफॉल की वजह से। लेकिन इस अटल टनल के बनने के वजह से इस पूरे साल में चाहे आप लद्दाख की बात कर लीजिए, मनाली की बात कर लीजिए, या फिर रोहतांग पास की बात कर लीजिए, इन सारे जगह पे पूरे साल कनेक्टिविटी बनी रहेगी। अब अगर पूरी कनेक्टिविटी पूरे साल अगर बनी हुई है तो इसका कुछ फायदा है। सबसे पहला फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा तो ये हम लोग देखते हैं कि अगर आप पूरे साल कनेक्टिविटी बनी हुई है किसी भी जगह की, तो हमारी आर्मी को क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये किसके पास है, बॉर्डर के पास है, तो हमारे आर्मी को आसानी से मूवमेंट करने में काफी हेल्प होगी। हमारी आर्मी आसानी से एक जगह से दूसरे जगह इस टनल का यूज करते हुए पूरे साल कहीं भी मूव कर सकती है। अगर हिमाचल प्रदेश की सिचुएशन किसी नेचुरल क्लाइमेटीज के वजह से या फिर कोई बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है, वहां से अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो आर्मी हमारी इजिली एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि जो भी यहाँ पे लद्दाख के आसपास वाले लोग हैं या फिर जो भी हिमाचल प्रदेश में लोग रहते हैं, इन लोगों को जब भी स्नोफॉल होता है या जब भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं या कोई भी नेचुरल क्लाइमेटीज आती हैं तो कनेक्टिविटी टूट जाती है पूरे तरीके से। तो इनको बेसिक हेल्थ केयर कह लीजिए या फिर जो फूड सप्लाई रहता है, ये दोनों चीजें पूरे तरीके से कट जाती हैं लद्दाख वाले रीजन में। तो अगर ये टनल बन गया है और पूरे साल कनेक्टिविटी है, तब कोई आसानी से एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकता है, तो लद्दाख के जो भी लोग हैं जो लद्दाख में रह रहे हैं, जो रेसिडेंट हैं लद्दाख के, उनको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। उनको आसानी से हेल्थ केयर मिल जाएगा, उनको आसानी से खाने के लिए फूड मिल जाएगा, या जो भी बेसिक फैसिलिटीज चाहिए वहां के लोगों को, उन जगह पे जो लोग रह रहे हैं उनको सभी चीजें इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर बात करें हम लोग तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस अटल टनल के बनने की वजह से टूरिज्म जो है क्या होगा, बढ़ेगा। अटल टनल के बनने की वजह से टूरिज्म जो है इस जगह का बढ़ेगा। अगर किसी भी जगह का टूरिज्म बढ़ता है तो उस जगह के दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक तो वहां का सोशल डेवलपमेंट होता है और दूसरा उस जगह का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है। तो इस अटल टनल के बनने की वजह से लद्दाख में टूरिज्म बढ़ेगा, पूरे साल टूरिस्ट आएंगे। वो टूरिस्ट जो विंटर के टाइम में आने में थोड़ा हिचकिचाते थे कि स्नोफॉल हो जाएगा, फंस जाएंगे, ये वो ऐसा वैसा, तो वो लोग भी अब यहाँ पे आसानी से आएंगे, लद्दाख में वो लोग आसानी से जा सकेंगे। और लद्दाख में अगर टूरिज्म बढ़ रहा है तो लद्दाख का सोशली और इकोनॉमिकली और कल्चरली भी डेवलपमेंट होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे हमारे किस चीज के, अटल टनल बनने के, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक है हम लोगों का वो कौन सा है, देखिए अगला जो करंट अफेयर है वो क्या है कि इंडिया और ओमान जो है इसने 5 दिन की एक एयर एक्सरसाइज की है, ठीक है। इंडिया और ओमान ये दोनों कंट्री, एक हमारा प्यारा भारत और दूसरा ओमान, ये दोनों कंट्री मिलके एक एयर एक्सरसाइज की हैं। उस एयर एक्सरसाइज का नाम है ईस्टर्न ब्रिज 6, ठीक है। ये जो ईस्टर्न ब्रिज 6 एयर एक्सरसाइज है 5 दिन की, जो कि इंडिया और ओमान दोनों ने साथ में मिलकर की है, ये कहां पे हुई है, जोधपुर में हुई है, यानी इंडिया में हुई है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज है, दो कंट्री है, पहली अपना भारत और दूसरा ओमान। ये दो कंट्री जो है एक एयर एक्सरसाइज की, एयर एक्सरसाइज यानी इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की जो एयरफोर्स थी वो, और उसके साथ साथ जो ओमान की एयरफोर्स है, ठीक है, जो ओमान की एयरफोर्स है, ये ओमान की एयरफोर्स का नाम देख लीजिए क्या है, रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, ठीक है, राफो, रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, ठीक है। ओमान की जो एयरफोर्स है उसका नाम है रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, और इंडिया की जो एयरफोर्स है उसका नाम है द इंडियन एयरफोर्स, IAF,
तो इन दोनों कंट्री की एयरफोर्स जो है एक साथ आई और एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई। एक एक्सरसाइज की, ये लोग एक सिचुएशन में फंसे, एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करते हैं और एक दूसरे को प्रैक्टिस कराते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो इसी को एक्सरसाइज बोलते हैं। तो इंडिया और ओमान जो है एक 5 दिन की एयर एक्सरसाइज की हैं। इस एयर एक्सरसाइज का नाम क्या है? ईस्टर्न ब्रिज 6। ठीक है, ये एक्सरसाइज कहां पे हुई है? तो ये एक्सरसाइज जोधपुर में हुई है। ठीक, इंडिया के जोधपुर में एक एक्सरसाइज कराई गई थी, 5 दिन की एक एक्सरसाइज कराई गई थी। इस एक्सरसाइज का नाम है ईस्टर्न ब्रिज 6। इस एक्सरसाइज में इंडिया और ओमान ने पार्ट लिया था। ठीक है, और ये एक्सरसाइज इंडिया में किस जगह पे हुई है? तो जोधपुर में हुई है। ये आपका जो है पूरा करंट अफेयर था। अब देखिए यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि ईस्टर्न ब्रिज 6 जो एक्सरसाइज है ये किन दो कंट्री के बीच में होती है। तो पहले कंट्री का नाम रहेगा आपका इंडिया, अपना प्यारा भारत, और दूसरे कंट्री का नाम है ओमान। तो इंडिया और ओमान के बीच में एक कह सकते हैं कि इन दोनों जगह की जो एयरफोर्स है वो एक एक्सरसाइज करती है। उस एक्सरसाइज का नाम है ईस्टर्न ब्रिज 6। ठीक है, इस बार ये एक्सरसाइज कहां हुई है? जोधपुर में हुई है। जोधपुर में हुई है। ठीक है, ओमान की जो एयरफोर्स है उसका नाम क्या है? रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान। रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान जो है ये ओमान की एयरफोर्स का नाम है। ठीक है, अब यहां पे हम लोगों को 2-3 चीजें और समझनी है। देखिए इंडिया और ओमान, इंडिया और ओमान जो है ये साथ में बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं। ये साथ में बहुत सारी मिलिट्री, आर्मी या नेवी एक्सरसाइज करते हैं। देखिए सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसका नाम है नसीम अल बहर। ये क्या है? ये एक नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, ये एक नेवल एक्सरसाइज है। इंडिया और ओमान मिलके एक नेवल एक्सरसाइज करते हैं, उसका नाम क्या है? नसीम अल बहर। दूसरी चीज जो है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है कि ये इंडिया और ओमान मिलके एक और एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है अल नगर। ये क्या है? ये भी एक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में क्या होता है? तो इंडिया और ओमान की दोनों कंट्री की जो आर्मी है, ये दोनों कंट्री की आर्मी मिलके इस एक्सरसाइज को करती है। इस एक्सरसाइज का नाम है अल नगा। ठीक है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों कंट्री से रिलेटेड, वो क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी आप लोग करंट अफेयर में पढ़े हैं ईस्टर्न ब्रिज। ईस्टर्न ब्रिज कौन कौन करता है? इंडिया और ओमान ही करता है। ये कैसी एक्सरसाइज है? ये एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। दोनों कंट्री की एयरफोर्स एक्सरसाइज करती हैं। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ओमान एक ऐसी कंट्री है, ओमान एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया नेवल एक्सरसाइज भी करता है, आर्मी एक्सरसाइज भी करता है और एयरफोर्स की भी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, इंडिया और ओमान इन दोनों के बीच में डिफेंस का रिलेशन बहुत अच्छा है। इंडिया और ओमान इन दोनों के बीच में डिफेंस का रिलेशन बहुत अच्छा है ना। ये बात हम लोग इस तीनों पॉइंट को पढ़ के समझ के ये बात कह सकते हैं कि इंडिया और ओमान का डिफेंस के मैटर में रिलेशन काफी अच्छा है। अब जो एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, ठीक है, जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं उन गल्फ कंट्रीज में से ओमान से इंडिया का 1/5, ध्यान सुनिएगा, जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं वहां से इंडिया में ओमान का 1/5 ऑयल इंपोर्ट होता है। क्या होता है? 1/5 ऑयल इंपोर्ट होता है। ठीक है, तो इंडिया और ओमान के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर हम लोगों का क्या है? देखिए अगला करंट अफेयर हम लोगों का है, ये है नारकोटिक्स ब्यूरो से रिलेटेड, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से रिलेटेड। ये क्या चीज है इसको अभी हम समझाएंगे। देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है ये ऑर्गेनाइज किया था डार्क एथॉन 2022। ये डार्क एथॉन 2022 क्या है के बारे में भी हम लोग समझ। देखिए सबसे पहली जो चीज है यहाँ पे समझने के लिए वो ये है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है इसको जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1986 में बनाई थी। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है इसको हमारी कंट्री की गवर्नमेंट जो है 1986 में बनाई थी। इसका काम बस इतना था कि जो भी ड्रग्स का मिसयूज होता है
जो भी ड्रग्स का मिसयूज होता है, जो भी हैवी डोज वाले ड्रग्स होते हैं उनका जो मिसयूज होता है उसको रोकना है। आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले बॉलीवुड वगैरह में ये चर्चाएं काफ़ी चली थी कि बॉलीवुड में ड्रग्स वगैरह का यूज़ हो रहा है। तो आप लोग न्यूज़ में सुने भी होंगे कि बॉलीवुड के इस मैटर में जो जहाँ जहाँ पे भी ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट था वहाँ पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आई थी, छापेमारी की थी, लोगों को अरेस्ट की थी। तो वो किसने किया था? नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो ने किया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, इस होम मिनिस्ट्री के ही अंडर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान सुनिए, ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है इसने क्या करवाया था? इसने ऑर्गेनाइज करवाया था डार्क एथॉन। ये क्या है? तो देखिए, आज का जो टाइम है ये पूरे तरीके से इंटरनेट का टाइम है ना। आज का जो टाइम चल रहा है ये पूरे तरीके से इंटरनेट का टाइम है। इंटरनेट पे सारी चीजें हो जाती हैं, शॉपिंग से लेके, चैटिंग से लेके, गर्लफ्रेंड खोजने से लेके, शादी तक सब कुछ क्या हो जा रहा है? ऑनलाइन हो जा रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल दिया है कि अगर आप ऑनलाइन शादी करते हैं तो वो भी वैलिड है। इंडिया में अगर आप ऑनलाइन शादी करते हैं तो वो भी वैलिड है। अब तुम लोग अपना अपना देख लो किसको क्या करना है ना। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, तो जब इंडिया में ऑनलाइन सब कुछ मिल जा रहा है इजीली, तो डार्क वेब का यूज करते हुए लोग ड्रग्स की इलीगली परचेजिंग और सेलिंग भी कर रहे हैं। डार्क वेब क्या होता है? डार्क वेब किसी और क्लास में अभी हम आप लोगों को समझा देंगे एकदम अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन में। तो आप लोग बस इतना ध्यान रखिए, डार्क वेब का यूज करते हुए, डार्क वेब का सिंपल सा मतलब अभी आप लोग ये समझ लीजिए कि एक ऐसा वेब जहां पे कोई भी चीज इजिली ट्रैक नहीं हो सकती है। हर समय आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है इजिली। आप बेसिकली डार्क वेब सारे गलत कामों के लिए ही ज्यादातर यूज होता है और इस पर जल्दी कोई ट्रैक नहीं कर सकता किसी चीज, किसी एक्टिविटी को। तो डार्क वेब का बहुत ज्यादा यूज होता था इस चीज के लिए, ड्रग्स के परचेज और सेल्स के लिए। ठीक है, तो इसी चीज को रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक डार्क हैथॉन चलवाया, जिससे उनका मकसद ये था कि जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, ठीक है, उसको रोकना है। सिंपल सा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डार्क एथॉन 2022 इसको किसने ऑर्गेनाइज्ड करवाया था? तो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कब बनाया गया था? 1986 में बनाया गया था। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर में। अगला करंट अफेयर क्या है कि देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है इसको हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है इसको हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार भी 2 फरवरी को जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया था। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। इस बार जो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया इसका थीम क्या था? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। जो 2022 में वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया इसका थीम इस बार का ये था, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। सिंपल सा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो 2022 में वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया वो कब मनाया गया, उसकी डेट क्या है? तो डेट आपकी है February 2। और ये भी हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया इस बार, इसका थीम क्या है? तो थीम क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। अब देखिए, वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड सिंपल सी एक ऐसी जगह होती है, देख लीजिए, जहां पे पानी भी है और लैंड भी है, दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, पानी भी है और लैंड भी है, इन दोनों का मिक्सचर है किसी जगह पे। और ये कोई बहुत ज्यादा गहरा नहीं रहता, नॉर्मल पानी आके जो नॉर्मल लैंड रहता है उसके ऊपर थोड़ा सा पानी आके लग जाता है। ये सीजनल भी होता है, परमानेंट भी होता है, बस कुछ इस तरीके का दिखता है वेटलैंड। ये देख लीजिए, तो हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है, इस बार भी मनाया गया फरवरी में। इस बार का थीम क्या था? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। सिंपल सा आपसे दो चीज पूछा जाएगा कि इसकी वर्ल्ड वेटलैंड डे जो मनाया जाता है ये किस दिन मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और दूसरा ये पूछेगा कि इस बार का थीम क्या था? तो थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। अच्छा,
इस दिन क्या हुआ, इस दिन एक चीज और हुई, इंडिया में 2 नए रामसर साइट्स को ऐड किया गया। तो आप लोगों का होमवर्क ये रहेगा, कि आप लोग इन दोनों साइट्स के नाम को खोजिए, अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिए और उसके साथ साथ कमेंट करके बताइए भी ये कौन दोनों जगह है। ठीक है, इसके साथ हम लोग मूव करते हैं अपने अगले करंट अफेयर में। अगला करंट अफेयर जो है वो ये है कि वर्ल्ड कैंसर डे 2022। देखिए ध्यान से सुनिएगा, हर साल 4 फरवरी को, हर साल फरवरी 4 को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इस बार भी 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया। इस वर्ल्ड कैंसर डे को मनाने का बस इतना उद्देश्य रहता है कि कैंसर के बारे में अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे। तो इस साल जो फरवरी के महीने में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया था उसकी डेट है 4 फरवरी, और इस बार का थीम क्या था, क्लोज द केयर गैप। इस बार का थीम क्या था, क्लोज द केयर गैप। तो एग्जाम में सिंपल सा 2 ही चीज पूछेगा, जैसे पहले भी हम बता चुके हैं। पहली चीज तो ये पूछेगा कि किस डेट को मनाया गया, तो डेट क्या हो जाएगी 4 फरवरी। और जो अगली चीज पूछेगा वो ये पूछेगा कि इस बार का थीम क्या था, तो क्लोज द केयर गैप। ठीक है, तो आज की करंट अफेयर क्लासेस को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली करंट अफेयर की क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद।